हाय एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज। सो लास्ट लेक्चर में हमने किया था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं और ये आपका पार्ट 4 है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का ही, जिसमें हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पार्ट 3 हमने कहाँ पे कंप्लीट किया था, यदि आपने देखा हो तो आप उसमें देख पाओगे कि हमने लास्ट जो किया था ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में डिफ्रेंसिएशन किया था, जिसमें हमने ये पाया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत कम पॉपुलेशन काम करती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने का जो टाइम पीरियड होता है वो डिसाइडेड होता है 9 to 5 या 9:30 to 5:30 तक का होता है। इसमें आपको पेड हॉलीडे मिल जाते हैं, इसमें आपको जॉब सिक्योरिटी रहती है, इंश्योरेंस रहता है, मेडिकल लीव रहती है। उसके बाद यदि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये सब फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं लोगों को। जब तक काम है, जब तक बुलाया जाता है, जब काम ख़त्म हो जाता है तो आपको निकाल दिया जाता है, आपको कोई और काम ढूंढना पड़ता है। कोई पेड लीव नहीं होती है, कोई हॉलिडे नहीं होता है, काम करने के घंटे फिक्स नहीं होते हैं, जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमने देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि इंडिया में 88% जो लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही काम करते हैं और वो इतनी बुरी कंडीशंस में काम करते हैं कि उनसे एक्स्ट्रा वर्क कराया जाता है, एक्स्ट्रा वेजेज उनको नहीं मिलता है। सो गवर्नमेंट को अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी कई टाइप्स का होता है, तो उसमें जो मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप कौन सा है जिसको प्रोटेक्शन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ से हम करेंगे। सो वल्नरेबल पीपल हु नीड प्रोटेक्शन, ऐसे कौन से लोग हैं जो एकदम हाशिए के ऊपर हैं, सबसे ज़्यादा गरीब हैं, जिनके लिए सरकार को काम करना चाहिए ताकि उनकी कंडीशन में कुछ इम्प्रूवमेंट आ सके। तो हम देखेंगे कि इसमें जो वल्नरेबल ग्रुप है उसमें फर्स्ट हो जाएगा आपका लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर्स, यानी कि ऐसे लेबर जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, जो लैंडलेस है यानी कि भूमिहीन है, ये दूसरों के खेतों के ऊपर काम करते हैं। यदि आप हरियाणा से या पंजाब से आते हो तो आपने देखा होगा कि जब धान की या गेहूं की कटाई चल रही होती है तो हम देखते हैं कि बिहार से बहुत ज़्यादा लेबरर काम करने के लिए आते हैं और उनसे वो मजदूरी के ऊपर काम करते हैं। तो ऐसे मजदूर हो जाएंगे, लेबरर्स हो जाएंगे जिनके पास अपनी खुद की ज़मीन नहीं है, लैंडलेस है, इनको सिर्फ साल में कुछ 2-3 महीने ही काम मिलता है और वो भी बहुत टफ कंडीशन में। जैसे फर्स्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि धूप में, गर्मी में, पानी में इस तरीके से काम करते हैं, फिर भी इनको अपनी मजदूरी का पैसा है वो टाइम पे नहीं मिलता है। कई बार लोग ऐसे होते हैं कि काम करा के उनको पैसा नहीं देते हैं, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए सरकार को काम करना चाहिए। नेक्स्ट स्मॉल फार्मर्स, जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है, थोड़ी थोड़ी ज़मीन है, उनके लिए काम करना चाहिए। आर्टिसंस हो गए जो छोटा मोटा काम करते हैं, टोकरियाँ बनाने वाला या चटाई बनाने वाला, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और नेक्स्ट है शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स का मतलब ये हो जाएगा कि ऐसे फार्मर्स जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है लेकिन वो दूसरों की ज़मीन पट्टे के ऊपर या रेंट के ऊपर लेके फसल उगाते हैं और उस फसल से जितना भी प्रोडक्शन आएगा कुछ हिस्सा वो रेंट उतारने में दे देंगे और बचा हुआ हिस्सा उनके पास बच जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर ग्रुप है जिसके लिए सरकार को काम करना चाहिए। गवर्नमेंट क्या कर सकती है इन लोगों के लिए वो हम देखेंगे। सरकार इनको लोन प्रोवाइड करा सकती है। सबसे मेन बात रहती है कि क्रेडिट की, कि कोई छोटा सा किसान है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि टाइम पे जो है सीड्स उसको मिल जाए, यानी कि बीज वगैरह मिल जाए, या फिर एग्रीकल्चर में जो भी इनपुट लगता है जैसे ट्रैक्टर हो गया, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स है, फर्टिलाइजर्स है, इनका खर्चा यदि उसको मिल जाता है तो वो अपनी फसल को बोने में कामयाब हो जाएगा। तो जो इनपुट कॉस्ट है, इनपुट कॉस्ट के लिए सरकार यदि इनकी हेल्प करेगी तो इनको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और यदि हम करंट गवर्नमेंट की बात करें, बीजेपी, इसने इसी के ऊपर काम किया है, यानी कि किसानों को क्रेडिट उपलब्ध कराया है। आपने एक स्कीम का नाम सुना होगा और यदि आप किसी किसान परिवार से, आपके फादर मदर फार्मर हैं तो आप इस स्कीम का भी बेनिफिट उठा रहे होंगे, जो है किसान सम्मान निधि, जिसमें किसानों को साल में 3 बार 2,000 रुपीज़ की 3 इंस्टॉलमेंट दी जाती हैं। और उसका मेन पर्पज ये होता है कि एग्रीकल्चर के लिए आपको जो भी इनपुट चाहिए वो इनपुट आप जो है खरीद पाओ और अपनी फसल को आप उगा पाओ। तो किसानों को बीज के लिए, एग्रीकल्चरल इनपुट्स के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करके सरकार इनको जो है
हेल्प कर सकती है, इनको स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, मार्केटिंग आउटलेट्स, जब इनकी फसल जो है पूरी हार्वेस्ट होकर मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं तो यदि कोई फेयर डीलिंग मिल जाए, इनको अपनी फसल का प्रॉपर रेट मिल जाए तो किसानों के लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो मार्केटिंग आउटलेट्स को बढ़ा के सरकार इन किसानों की हेल्प कर सकती है। तो वो हमने रूरल सेक्टर में देखा कि गवर्नमेंट को क्रेडिट प्रोवाइड कराना चाहिए किसानों को। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अर्बन एरिया में कैसे लोग रहते हैं। अर्बन एरिया में जो अनऑर्गेनाइज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, वो अनऑर्गेनाइज ग्रुप कौन सा हो जाएगा, उसमें कौन कौन लोग आएंगे और सरकार इनके लिए क्या काम कर सकती है। तो अर्बन एरिया, शहरों की बात करें तो शहरों में जो छोटी मोटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वो वाले वर्कर्स आ जाएंगे। फर्स्ट, वर्कर्स इन द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब ये होता है कि वो इंडस्ट्री विच नीड गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर गेटिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ आउटपुट, जो सरकार की मदद के ऊपर डिपेंड करते हैं, जिनको रॉ मटेरियल के लिए सरकार के सपोर्ट की जरूरत होती है, जो अभी बहुत छोटे दर्जे के ऊपर हैं। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स की बात हम कह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग होंगे जो रिक्शा खींचते हैं, हैंड कार्ट पुलर, जो फर्स्ट में दिखा रखा है आपको कि खुद ही रिक्शा को खींच के जा रहा है, तो ये वाला हो जाएगा। ये कुछ कुली टाइप के लोग हो जाएंगे जो लोड वर्कर्स होते हैं, सिर के ऊपर इतना भारी बैग उठा के लेके जाते हैं। गारमेंट मेकर्स हो जाएंगे, कपड़े बनाने वाले लोग, या फिर कचरा बीनने वाले लोग हो जाएंगे, गलियों में सब्जी बेचने वाले वेंडर्स हो जाएंगे, या फिर जो शेड्यूल कास्ट वर्कर होते हैं। तो शहरों में आप देख सकते हो कि सब्जी बेचने वाले, फ्रूट बेचने वाले, कुली का काम करने वाले, रिक्शा या ऑटो चलाने वाले, या फिर रैग पिकर्स हैं, या शेड्यूल कास्ट के जो वर्कर्स हैं, साफ सफाई करने वाले, ये एकदम ही वल्नरेबल ग्रुप होता है। इनको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। सोसाइटी में भी इनको इक्वल नहीं समझा जाता है। कोई भी कचरा बीन रहा है, कचरा इकट्ठा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे शहर की सफाई कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग उनको बहुत आप कह सकते हो कि एक अलग सी नज़र से देखते हैं, उनको उस सम्मान के साथ, उस इज्जत के साथ नहीं देखते हैं। सफाई करने वाले के साथ भी ऐसा ही होता है। तो ये कह रहे हैं कि इनके प्रति पहला हमको जो है एक रवैया भी बदलना चाहिए, ताकि ये लोग भी मेन स्ट्रीम में आ पाए, और साथ के साथ सरकार को भी इनकी हेल्प करनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट देम, सरकार को इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए। हमने ये कर लिया है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑर्गेनाइज हमने देखा, अनऑर्गेनाइज देखा, और अभी हमने ये देखा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वल्नरेबल ग्रुप है, उस वल्नरेबल ग्रुप में कौन कौन से लोग आएंगे और सरकार को उनके लिए क्या करना चाहिए, कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए, ये हमने देख लिया है। अब लास्ट आपका बचा हुआ है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के ही डिवीजन में नेचर ऑफ ओनरशिप, यानी कि उसका ओनरशिप किसके पास है। नेचर ऑफ ओनरशिप के हिसाब से भी हम सेक्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट आपका हो जाएगा पब्लिक सेक्टर और सेकंड आपका हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये ओनरशिप के ऊपर है, यानी कि उसकी मेन जो ओनर है, उसका ओनर कौन है। जैसे यदि हम रेलवे में बैठते हैं तो रेलवे में मतलब रिस्पॉन्सिबल कौन है, उस सर्विस की डिलीवरी कौन दे रहा है। तो यदि हम इंडियन रेलवेज में बैठ रहे हैं तो हम ये देखेंगे कि उसका ओनरशिप सरकार के पास है। यदि हम मान लो किसी सरकारी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं बैंकिंग में, तो हम ये पाएंगे कि इसका ओनरशिप जो है सरकार के पास है। जबकि हम किसी प्राइवेट बैंक में जाएंगे तो उसका ओनरशिप जो है वो प्राइवेट कंपनीज के पास होएगा। तो मेन बात है ओनरशिप की। हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ओनरशिप जो है वो पब्लिक सेक्टर के पास है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसका ओनरशिप प्राइवेट सेक्टर के पास है। तो नेचर ऑफ ओनरशिप का मतलब ये हो जाएगा कि उसका मालिक कौन है, कौन उस सर्विस की डिलीवरी दे रहा है। तो इसके हिसाब से भी हमारे सेक्टर्स को 2 टाइप्स से कैटेगराइज किया जाता है, और उसमें कौन कौन सा आ जाएगा, उसमें पब्लिक और प्राइवेट 2 हो जाएंगे। दोनों में एक बार हम डिफरेंस देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पब्लिक सेक्टर वर्सेस द प्राइवेट सेक्टर। फर्स्ट पार्ट हम देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है ओनरशिप ऑफ असेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विस विद गवर्नमेंट, यानी कि उस सारे असेट की ओनरशिप और उसकी डिलीवरी कौन दे रहा है, उसकी डिलीवरी आपकी गवर्नमेंट दे रही है। तो उस सेक्टर को हम बोलेंगे पब्लिक सेक्टर। जबकि प्राइवेट सेक्टर में क्या हो जाएगा, ओनरशिप ऑफ असेट एंड डिलीवरी ऑफ सर्विसेज विद प्राइवेट इंडिविजुअल्स और कंपनी। उसका ओनरशिप, उसका मालिकाना हक और उसकी डिलीवरी कोई प्राइवेट इंडिविजुअल दे रहा है या फिर कोई प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोवाइड कर रही है।
नेक्स्ट, मोटो क्या होता है? जब सरकार आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करेगी, जैसे हमने किसान सम्मान निधि भी देखा, तो उसका ओनरशिप होता है लोगों का वेलफेयर करना, क्योंकि सरकार जो है ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर के हिसाब से सोचती है। तो पब्लिक सेक्टर की हम बात करें तो वेलफेयर होता है कि हम जनता का काम कैसे आसान कर सकते हैं। उसके लिए सरकार ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन्स चलाएगी, रोड बनाएगी, कंस्ट्रक्शन करेगी, सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल्स, पोस्ट ऑफिस, इस टाइप की एक्टिविटीज़ को ऑफिस को खोलेगी, ताकि उसका मेन पर्पज ये हो जाएगा कि कैसे हम जनता की सेवा कर सकते हैं। इधर हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या होता है, मोटो प्रॉफिट को जनरेट करना, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है कमा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर हमेशा प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, इसलिए उसके रेट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप कंपेयर कर सकते हो गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में आपको मिनिमम फीस देनी होती है, जबकि प्राइवेट स्कूल में आपको एक लार्ज अमाउंट जो है वो पे करना होता है, क्योंकि वहाँ पे जो भी प्राइवेट ओनर है, वहाँ का जो भी इंडिविजुअल है या फिर कोई एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाएगा, कुछ लोगों का ग्रुप हो जाएगा, उनको भी प्रॉफिट चाहिए, तभी तो वो आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता है, जबकि जो पब्लिक सेक्टर हो जाएगा वो लोगों की भलाई के बारे में सोचेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे Why it is important for public sector to focus on some areas। कुछ एरिया हम देखेंगे जिनमें प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि कुछ एरिया में पब्लिक सेक्टर को फोकस करना बहुत जरूरी क्यों है, यानी कि पब्लिक सेक्टर अपने पास उस चीज की जिम्मेदारी क्यों ले रहा है, पब्लिक सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। प्राइवेट सेक्टर वहां पे नहीं मिलेगा तो पब्लिक सेक्टर उस चीज को काम करेगा। तो हम ये देखेंगे सेवरल थिंग्स आर नीडेड बाय सोसाइटी बट विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड एट ए रीजनेबल कॉस्ट। कुछ ऐसी सर्विस होती हैं जो समाज के लिए जरूरी होती हैं, लेकिन जिनको प्राइवेट सेक्टर एक सही कीमत के ऊपर प्रोवाइड नहीं करा पाता। जैसे हम कहेंगे रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, रेलवे बनानी है, बंदरगाह बनाने हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना है, या डैम्स के लिए काम करना है, इरिगेशन के लिए काम करना है। तो कहीं पे भी नहर बनाई जा रही है, डैम्स बनाई जा रही है, उसमें प्राइवेट सेक्टर आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के आने की वजह से वो चीज बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। मान लो आपने कोई नहर निकाली है, वो नहर जो है वहां के किसानों की इरिगेशन में मदद करेगी, तो आप कैसे उस चीज का रेट बहुत ज्यादा बढ़ा के रख सकते हो। वो बहुत छोटे मोटे किसान हैं, वो इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। तो ये कह रहे कि कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिनके ऊपर पब्लिक सेक्टर को ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर उस चीज को एक सही कीमत में नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये चीजें बहुत महंगी होती हैं। और आप देखोगे कि प्राइवेट सेक्टर के पास इतना पैसा भी नहीं होता है। सम ऑफ दीज नीड स्पेंडिंग लार्ज सम ऑफ मनी। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर जो है बहुत ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है, एक लार्ज सम ऑफ मनी लगाने की जरूरत होती है। जैसे आप कहो रेलवे लाइन बिछाना कोई इतना आसान काम नहीं है। हजारों लाखों वर्कर्स जो हैं पूरे देश में रेलवे में काम कर रहे होते हैं, उनको सैलरी प्रोवाइड करनी है, उसको बनाने के लिए प्रॉपर सीमेंट है, लोहा है, वो सब कुछ आना है। तो इतना पैसा प्राइवेट लोगों के पास नहीं होता है, इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर की कैपेसिटी से बहुत दूर होता है। और इतना पैसा सरकार ही उठा सकते है, क्योंकि सरकार देश की भलाई के लिए काम कर रही है। तो कुछ केस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, और इतना पैसा किसी आदमी के पास या किसी कंपनी के पास नहीं होगा, वो सिर्फ सरकार ही कर पाएगी। कलेक्टिंग मनी फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल हु डू यूज दिस फैसिलिटीज नॉट इजी। जैसे हम देखते हैं कि सरकार लोगों से टैक्स प्रोवाइड करती है, सेम काम टैक्स जो है वो कलेक्ट करती है। सेम काम यदि आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दोगे तो इतने सारे लोगों से टैक्स कलेक्ट करना भी इतना आसान काम नहीं है। तो वो यही कह रहे कि इस वजह से 135 करोड़ से आप लड़ झगड़ के कितना पैसा कलेक्ट कर लोगे, तो प्राइवेट सेक्टर उससे दूर ही रहता है। इवन इफ प्राइवेट सेक्टर डू प्रोवाइड दीज थिंग्स दे वुड चार्ज ए हाई रेट फॉर देयर यूज। और यदि प्राइवेट सेक्टर ने इन चीजों को प्रोवाइड करा भी दिया तो वो इनके लिए बहुत ज्यादा पैसा जो है वो कलेक्ट करेंगे। आप किसी भी प्राइवेट का, जैसे प्राइवेट मेट्रो है या प्राइवेट स्कूल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है, यदि उन्होंने ये प्रोवाइड करा भी दिया तो उनके रेट जो है वो कम नहीं होंगे, रेट बहुत ज्यादा हाई होंगे, और इतना हाई प्राइस कोई आम फैमिली जो है वो प्रोवाइड नहीं करा पाएगी। सो
गवर्नमेंट हैज टू अंडरस्टैंड हैवी स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल फॉर एवरीवन। सो सरकार इस चीज का ध्यान रखती है कि पहला इतनी ज्यादा हैवी स्पेंडिंग, इतना ज्यादा फंड प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं होगा तो वो पहले ही हाथ खड़े कर देगा कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, साइड में हो जाएगा। और सरकार को इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी फैसिलिटी है, चाहे इंटरनेट है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हर एक बंदे में देश के कोने कोने तक पहुंच पाए। तो इस चीज के लिए सरकार ही काम करती है, ये प्राइवेट सेक्टर की पहुंच से बहुत दूर होता है। So, government produce and supplies electricity. There are some activities by which government has to support the private sector or they may not कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस। कई बार ऐसा होता है कि सरकार को प्राइवेट सेक्टर की हेल्प करनी पड़ती है और उनको वो चीज जो है उस रेट के ऊपर प्रोवाइड करनी पड़ती है जिससे वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाए। अदरवाइज यदि सरकार उनकी हेल्प नहीं करेगी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन जितना ज्यादा देश में होगा वो इतना आसान बात नहीं है कि हर कोई अपना बिजनेस जो है सेटअप कर पा रहा है, स्टार्टअप जो है वो चला पा रहा है। तो सरकार को उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, उनको प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, उनको सब्सिडी देनी पड़ेगी, उनको लोन क्रेडिट वगैरह देना पड़ेगा, तभी वो अपने बिजनेस को जो है वो आगे बढ़ा पाएंगे। तो इसमें यही कह रहा है कि कुछ एक्टिविटी ऐसी होती हैं जिनको सरकार जो है सस्ते दामों के ऊपर सब्सिडी दे के प्राइवेट सेक्टर को उपलब्ध कराएगी ताकि वो अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर पाएं। क्योंकि यदि प्राइवेट सेक्टर का बिजनेस ग्रो होगा तभी तो वो सरकार को टैक्स पे करेंगे और सरकार की इनकम होगी। इसलिए बिजनेस को चलाने के लिए कंटिन्यू रखने के लिए सरकार भी क्या करती रहती है, सरकार टाइम टू टाइम पे उनकी हेल्प करती रहती है। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट प्रोड्यूस एंड सप्लाइज इलेक्ट्रिसिटी एट रेट एट विच दीज इंडस्ट्री कैन अफोर्ड। सरकार जो है बिजली को प्रोड्यूस करती है और पावर को सप्लाई करती है उस रेट के ऊपर जिस रेट के ऊपर ये कंपनी जो है अफोर्ड कर पाती हैं। यदि गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा हाई रेट इनसे चार्ज करने लग जाए तो ये पावर को ही अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बाइक की प्रोडक्शन तो बहुत दूर रह जाएगा और अपना स्टार्टअप बंद कर देंगे, धीरे धीरे करके प्राइवेटाइजेशन ना के बराबर हो जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग में कंपनी को स्टेबल करने के लिए, उसके बिजनेस को सेट करने के लिए सरकार खुद जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट बियर्स ए पार्ट ऑफ द कॉस्ट, सरकार उस कॉस्ट का कुछ हिस्सा खुद डालती है। जैसे अभी सोलर स्कीम के ऊपर सरकार बहुत ज्यादा काम कर रही है और सरकार गांव-गांव में किसानों से इस चीज के लिए आग्रह कर रही है कि आप सोलर पैनल लगवा लो कि हम 60% आपको सब्सिडी देंगे, यानी कि 60% कॉस्ट जो है उस चीज का सरकार खुद उठाएगी और आपको सिर्फ 40% ही देखना है। तो इस हिसाब से हम देख पाएंगे कि सरकार खुद भी उस चीज के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है, सरकार खुद भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है ताकि प्राइवेट सेक्टर जो है वो आगे बढ़ता रहे। There are some activity by which government has to support the private sector or they may not continue their production or business. गवर्नमेंट बाइज व्हीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स एट फेयर प्राइस। कुछ एग्जाम्पल और हैं जो सरकार छोटे किसानों के लिए भी काम करती है। जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, गेहूं और चावल, आपने ऐसे राशन की शॉप देखी होंगी, गांव में होते हैं जिसको कोटा सिस्टम बोला जाता है या पब्लिक वेलफेयर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो सरकार जो है किसानों से गेहूं और चावल जो है एक फेयर प्राइस के ऊपर, एक ठीक से प्राइस के ऊपर, एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, यानी कि एक फेयर प्राइस के ऊपर सरकार किसानों से है अनाज खरीद लेती है। इस अनाज को गोडाउन जो होते हैं उसमें स्टोर करके रखती है और उसी अनाज को फिर कम कीमत के ऊपर कंज्यूमर्स को राशन शॉप्स के द्वारा वापस दे देती है। यानी कि मान लो कि सरकार ने 20 रुपए पर केजी के हिसाब से गेहूं खरीदा तो किसानों से महंगे प्राइस में खरीदा 20 रुपीज पर केजी, उसको स्टोर करके रखा और फिर जो लोग ऐसे हैं एकदम गरीब है जिनको अनाज की सबसे ज्यादा जरूरत है उनको 2 रुपए 3 रुपए के हिसाब से गेहूं और चावल जो है वो दिया जाता है ताकि वेलफेयर एक्टिविटीज का जो है वो आगे कंटिन्यू हो पाए। फार्मर्स एंड कंज्यूमर दस गेट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इस टाइप से जो फार्मर्स होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं, उनको सरकार की तरफ से हेल्प जो है वो प्रोवाइड करी जाती है। इसके अलावा सरकार जो है वो हेल्थ और एजुकेशनल फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स को। प्राइमरी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी सरकार की है, यानी कि ये हमारा राइट टू एजुकेशन में भी आता है कि 6 से 14 साल के बच्चे और उनके पेरेंट्स यदि उनको प्राइमरी एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो उनके माता पिता को उन बच्चों को ऐसे स्कूल में डाल देना चाहिए जहाँ पे सरकार जो है
फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर पा रही है। फ्री एजुकेशन के साथ साथ सरकार उनको इस टाइप का मिड डे मील हो गया या यूनिफॉर्म हो गया, ये सब भी प्रोवाइड कराती है, किताबें प्रोवाइड कराती है। तो हम ये कह रहे हैं कि हेल्थ और एजुकेशन आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेल्थ सेक्टर में आप देख पाओगे कि आयुष्मान कार्ड जो है वो बनाए जा रहे हैं, जिसमें 5 लाख तक का फ्री हेल्थ इंश्योरेंस लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन हो गया, साफ पीने का पानी है, गरीबों के लिए घर बनवाए जाते हैं, उनको प्लॉट्स वगैरह दिए जाते हैं, और फूड और न्यूट्रिशनल फैसिलिटीज आप देख पाओगे कि जो आंगनवाड़ी वाला कंसेप्ट होता है, वहाँ पे बच्चों को, प्रेग्नेंट महिलाओं को दलिया हो गया, खिचड़ी हो गया, पंजीरी हो गया, दूध हो गया, ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम पे प्रोवाइड कराई जाती हैं। ये सिर्फ इस वजह से होता है कि उनके न्यूट्रिशन के लेवल को बढ़ाया जा सके, बच्चों में मेल न्यूट्रिशन ना हो, उनका एक न्यूट्रिशनल स्टेटस बना रहे। तो इस चीज़ के लिए भी सरकार जो है वो काम करती है। Government will also take care of poorest and most ignored regions of the country through increased spending in such areas। सरकार जो है, जो सबसे इग्नोर इलाके हैं, जैसे झारखंड हो गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मेल न्यूट्रिशन के केस जो हैं दिखाई देते हैं, जो गरीबों में भी सबसे गरीब हैं, उनके ऊपर सरकार को सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और वहाँ पे अपने एक्सपेंस को बढ़ाना चाहिए, यानी कि मैक्सिमम पैसा जो है वो उन गरीब इलाकों में लगाना चाहिए। झारखंड में आप देख पाओगे कि सबसे ज़्यादा कुपोषण का शिकार रहते बच्चे, मेल न्यूट्रिशन का शिकार रहते, कुछ ओडिशा के हिस्से होते हैं, बिहार कुछ ऐसा है, तो वहाँ पे सरकार को अपना बजट जो है वो बढ़ा देना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक्सप्लेन हाउ पब्लिक सेक्टर कंट्रीब्यूट्स टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे पब्लिक सेक्टर जो है वो इकोनॉमी में हमारी हेल्प करता है, इंडिया की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो हम बताएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करके। इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेनली डिपेंड होता है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आएगा, उसमें पावर आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, इरिगेशन अच्छी हो, एजुकेशन अच्छी हो, और ये सारी की सारी चीजें हमने देखा है कि इनके लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, और इसको सिर्फ और सिर्फ जो है पब्लिक सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। एक्सपोर्ट प्रमोशंस, A large number of public enterprise have been set up to promote India's export। एक्सपोर्ट को, ताकि हम जो है गेहूं, चावल, दूध, फल बाहर की कंट्री में भी एक्सपोर्ट कर पाएँ, कपड़ा हो गया या बाकी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए, बाहर की कंट्रीज में भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ पाए, उस एक्सपोर्ट को बढ़ा के भी ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में योगदान देता है। रिडक्शन इन रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब ये हो जाएगा कि कुछ इलाके ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हैं और कुछ इलाके ऐसे हैं जो अंडर डेवलप है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है। तो जो इलाके डेवलप है उनके ऊपर थोड़ा कम ध्यान दो, और जो इलाके कम डेवलप है, अंडर डेवलप है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके सरकार उनके बीच के गैप को भर सकती है। ये आपका था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये कुछ एमसीक्यू हैं। इन 1970-71 टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स ₹1 लाख करोड़ टू द जीडीपी, तो 45 हो जाएगा। टोटल प्रोडक्शन इन ऑल द 3 सेक्टर्स हैज जस्ट ओवर द 40 ईयर। कितना बढ़ा, तो हम कहेंगे कि ये बढ़ चुका है, ग्रोन हो चुका है। इन 2010-11 टर्सरी सेक्टर कंट्रीब्यूट्स ₹27 लाख करोड़, ये हमने पढ़ा था। द वांट फॉर डैश इज मोर, इनकम, हर कोई अपनी इनकम को बढ़ाना चाहता है। 1970-71 में सेकेंडरी सेक्टर कितने लाख करोड़ रुपए कंट्रीब्यूट करता था, ये भी हमने पढ़ा था, 20 लाख करोड़ हो जाएगा। टास्क ऑफ मेजरिंग जीडीपी इज टेकन बाय, जीडीपी को कौन मेजर करता, हम कहेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट। नरेगा का नाम बदल के मगनरेगा कर दिया था, तो नरेगा है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। पिछले 40 सालों में प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर इंक्रीज 14 टाइम्स, बट एम्प्लॉयमेंट हमने देखा था सिर्फ 5% ही बढ़ पाया है, ये भी आया था चैप्टर पढ़ाते हुए। हाईली स्किल्ड एंड एजुकेटेड वर्कर कहाँ पे काम करते हैं, हम कहेंगे टर्सरी सेक्टर में। 2010-11 में टर्सरी सेक्टर हैज एमर्ज एज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर इन इंडिया, रिप्लेसिंग प्राइमरी सेक्टर को इसने रिप्लेस कर दिया। पहले प्राइमरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता था। द वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन रूरल एरिया शुड बी सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट बाय सप्लाइंग देम विद एग्रीकल्चरल इनपुट। सरकार को उनको एग्रीकल्चर में इनपुट प्रोवाइड करना चाहिए, यानी कि बीज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, और लोन हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये सारी चीज़ें सरकार को प्रोवाइड करनी चाहिए।
एंटरप्राइज इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर नॉट ओनली इवेड टैक्स बट दे ऑल्सो रिफ्यूज लॉज दैट प्रोटेक्ट लेबरर्स। लेबर लॉज जो होते हैं उनसे बचने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो छुपा के रखता है अपने आप को। इन दैट सेक्टर गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द असेट्स, सबसे ज्यादा असेट्स और ओनरशिप सरकार के पास है, तो वो सेक्टर आपका पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। सेक्टर्स को क्लासिफाई करा जाता है पब्लिक और प्राइवेट में, ये हमने देखा था ओनरशिप के बेस पे। वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर इन अर्बन एरिया शुड बी प्रोटेक्टेड बाई। अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को कौन प्रोटेक्ट करेगा? हम कहेंगे गवर्नमेंट ही प्रोटेक्ट करेगी। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी चैप्टर में आ चुके हैं, इनको आप एक बार देख लोगे। और आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में ये आपका लास्ट पार्ट था। कोई भी यदि आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप करोगे। आई विल ट्राई टू सोल्व ऑल द क्वेश्चंस। सो आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग।